Guys, go through last lecture notes. Any doubts? Last lecture notes. चल, so last lecture we were discussing stability और मेरे ख्याल से हमने कार्बेनाइन कर लिया था, कार्बोकेटायन वाला करना है। अब एक बार चेक कर लो, हम लोग ने कार्बेनाइन किया था क्या? जस्ट चेक योर नोट्स। बेटा कोई ना कोई मुझसे कम्युनिकेट करो यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कैसे लेक्चर्स लूंगा मैं। Those who want to study, they have to communicate. ये कौन है बेटा? क्या आवाज आ रही है माइक से? समझ में नहीं आ रहा है। सर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयंस हो गया था लास्ट। क्वेश्चन डिस्कस हो गया था ना, आंसर निकाल लिया था हमने। हाँ सर। चलिए, नाउ यू राइट हेडिंग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। Stability of carbanion was very easy, but stability of carbocation ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी है। इसलिए अगर इसके आंसर्स तुम्हें कहीं पर कुछ अलग से मिले तो उसको इग्नोर कर देना। इसके अलावा जो भी इंटरमीडिएट्स होते हैं उनकी स्टेबिलिटी में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। केवल इसमें ही होता है जो बहुत सारी जो इंडियन ऑथर्स की बुक्स है उनमें तुम्हें गलत आंसर्स मिल सकते हैं। तो बी केयरफुल व्हेन यू फाइंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस। ठीक है, टीचर्स के बीच में भी आपस में थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी है इसको लेकर के, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस। मैं एकदम बेसिक वाले एग्जांपल से शुरू करता हूँ, आपको खुद ही पता चल जाएगा कंट्रोवर्सी कैसे आ रही है। इफ आई गिव यू अ सिंपल क्वेश्चन, इसमें भी वही चीज है, अगर आप नोट करके लिखना भी चाहते हैं यू कैन राइट, बिकॉज कार्बोकेटायंस मीन्स पॉजिटिव चार्ज, तो हम लोग लिखेंगे मोर द डिस्पर्जन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, more the dispersion of positive charge, more is the stability. More the dispersion of positive charge, more is the stability. And पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स कब होगा? जब उस पे निगेटिव चार्ज आए, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स उसको मिल जाए। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। व्हेन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप विल बी अटैच्ड टू कार्बोकेटायन, then electron releasing group
will stabilize carbocation, and electron withdrawing group will destabilize the carbocation. ठीक है, ये आप लिख लो और एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ट्राई टू फाइंड द आंसर. आई एम टेकिंग सिमिलर एग्जांपल जैसा मैंने कार्बोनाइन में दिया था. फटाफट आंसर बताइए. क्विक. वेरी गुड. गुड, वेरी गुड. सारे बच्चे आंसर लिखे. इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर आप साइन बनाकर लिखिए. गुड. गुड. ये कार्बोकेटायन है, याद रखना. और ऊपर का नोट पढ़ो. नोट पढ़िए, सबसे इंपॉर्टेंट है. Many students are giving wrong answer. नोट पढ़िए क्या लिखा है. गुड, वेरी गुड. गुड, वेरी गुड. वेरी गुड. गुड. चलिए डिस्कशन कर लेते हैं अभी. देखिए, जो भी अभी तक हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे आंसर निकालते हैं. तो आउट ऑफ दीज मेनी केसेस, एनीबडी कैन यू गेस in which case positive charge is in resonance? फर्स्ट फर्स्ट केस है ना.
पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में जा रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पहले वाले केस में बेंजीन अपने इलेक्ट्रॉन्स इस प्लस को दे रहा है, राइट? तो हम लोग इसके लिए लिखेंगे रेजोनेंस, और यहां पर लिखेंगे ओनली इंडक्टिव, ओनली इंडक्टिव। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इज गेटिंग स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस बाय pi electrons of ring, ये स्टेबलाइज कर रहे हैं इसको। तो अगर हम लोग पुराने कॉन्सेप्ट के बेसिस पे जाएंगे, रेजोनेंस इज प्रीफर्ड as resonance is preferred फर्स्ट वन, यानी कि हम लोग लिखेंगे ये, इसको सबसे ज्यादा स्टेबल बोल देंगे। फिर जो बच गया उसमें चेक करेंगे इंडक्टिव, तो हम लोग प्लस को ऐसे सर्कल में बंद कर देंगे और चेक करेंगे कि इसके अटैच्ड ग्रुप कौन से हैं। तो इधर मिथाइल ग्रुप है विच इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करता है? स्टेबलाइज करता है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स रिलीजिंग ग्रुप्स हैं? ओनली 2। इसके पास कितना है? ओनली 1। इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इफ स्टेबलाइजेस कार्बोकेटायन, आई शुड राइट दिस, then this, then this, then this। इस तरह से आपका आंसर आना चाहिए था। ठीक है, आप चेक कर लो कि आपको ये आंसर आया है। अच्छे से इसको सब लिखिएगा, और फिर ये सब लिखने के बाद इस आंसर को क्रॉस कर देना और लिखना एक्चुअल आंसर इज CH3, CH3 plus greater than CH2 plus greater than CH3 whole twice CH plus greater than CH3 CH2 plus greater than CH3। ये एक्चुअल आंसर है। ठीक है, इसीलिए मैंने पहले स्टार मार्क कर दिया था कि कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी जज करना सबसे डिफिकल्ट है जितने इंटरमीडिएट्स आप पढ़ रहे हो। ठीक है, अगर आप पुराने कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे जाते हैं तो ये आंसर निकलता है। ठीक है, बट एक्सपेरिमेंटली ये आंसर है। नाउ हाउ, उसके लिए वी विल स्टडी अनदर कॉन्सेप्ट। जब भी हम पुरानी साइंस से कोई फैक्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाते तो नई साइंस जनरेट होती है। अनदर जो थियरी है जिसका नाम है हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, पहले ये सब आप कॉपी करो, पुराने कॉन्सेप्ट्स का एक्सप्लेनेशन लिखो, गेट द आंसर ये वाला, और फिर लिखना एक्चुअल आंसर इज दिस, और ये, और फिर यहाँ पर। अनफॉर्चुनेटली देर आर फ्यू बुक्स, हो सकता है जिसमें आपको यही आंसर दिया हो, तो फिर उसको रिजेक्ट कर देना। ठीक है, कई बार तो कई जगह पर टीचर्स भी गलती से ये आंसर बता देते हैं, तो तुम्हें केयरफुल रहना है। अगर कहीं पर किसी भी नोट्स में, किसी भी बुक में आपको ये आंसर मिला, उसको क्रॉस कर देना। इस आंसर के लिए एक्सप्लेनेशन ढूंढना है आपको, तो फटाफट इतना कॉपी करिए। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन प्लीज आस्क। कोई डिस्कनेक्ट हो जाता है तो आप प्लीज बताइए, मैं ग्रुप में आप बता सकते हैं, मैं आपको लेट इन करूंगा इधर।
Done? Yes, sir. So now I'm going to discuss another very important concept of general organic chemistry, that is hyperconjugation. मैं आपको पहले भी पढ़ा सकता था, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कोई भी साइंटिफिक थ्योरी आप जब पढ़ रहे हो, अगर आप मेरे जीओसी के नोट्स देखोगे ना, तो हर चीज सीक्वेंस में, ऐसे रैंडम मैनर में कुछ भी नहीं आया है। तो जब भी कोई चीज हम नहीं एक्सप्लेन कर पाते हैं, कोई फैक्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाते नोन थियरीज से, तो नया साइंस पढ़ने की जरूरत पड़ती है। दिस वे साइंस इवॉल्व्स। अभी आप देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन, एंड ये तो एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स जहां पर आप पुराने कॉन्सेप्ट से चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। यू नीड अनदर कॉन्सेप्ट जिसका नाम है हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, एक और मैं आपको बताता हूँ। कैन यू टेल मी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर order, electron releasing power order for alkyl groups। अच्छे से सब देखिएगा, मैं आपको बहुत अच्छे से हाइपर कॉन्जुगेशन एक्सप्लेन करूंगा, कॉन्सेप्चुअली भी पूरा अच्छे से ढंग से, और फिर क्या याद रखना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के लिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ईच एंड एवरी आप इसको अच्छे से नोट्स बनाइएगा। एल्काइल ग्रुप्स, अगर मैं आपसे बोलूं CH3 होल थ्राइस C, आप नोट्स चेक कर सकते हैं, उसको चेक करके आप बता दो मुझे इनका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ऑर्डर क्या होता है। कैन यू गेस इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ऑर्डर क्या होता है? नोट्स आपके पास हैं। अगर आप देखोगे तो ये जो है ना, आपको इंडक्टिव में मिलेगा, और इसका ऑर्डर इसी वे में है, इस तरह से इसका ऑर्डर मिलेगा आपको इंडक्टिव में। ठीक है, बट when these alkyl groups, याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूं, these alkyl groups are connected to benzene ring। किसके साथ? बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग या किसी भी कोई अनसैचुरेटेड हो, बट बेंजीन अपने पास एक स्टैंडर्ड अनसैचुरेटेड सिस्टम है, तो कनेक्टेड टू बेंजीन रिंग, देन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ER पावर, जो ऑर्डर है वो हो जाता है ऐसा। नाउ क्वेश्चन अराइजेस व्हाई, तो उसका एक्सप्लेनेशन है या उसका आंसर है हाइपर कॉन्जुगेशन। तो दिस इज अनदर रीजन कि हमको नई साइंटिफिक थियरी की रिक्वायरमेंट हुई। इसको भी आप कॉपी कर लो। इस तरह के कई सारे एग्जांपल्स है, मैं आपको वो इम्पोर्टेंट वाले केसेस बता रहा हूँ जो अक्सर एग्जाम में तुम्हें मिलते हैं। सर बोलो ना बोलो। सर हाइपर कॉन्जुगेशन में कार्बोकैटायन और कार्बन एनायन से ही डील करते हैं। नहीं नहीं, कार्बन आयन में मैं बता ही नहीं। ये बताइए हाइपर कॉन्जुगेशन हमने कब पढ़ना शुरू किया, क्या चीज पढ़ रहे थे? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन।
हाँ, तो इसका मतलब है कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के लिए हमको हाइपर कॉन्जुगेशन की जरूरत पड़ती है। तो अभी मैं हाइपर कॉन्जुगेशन हेडिंग डाल रहा हूँ। अब मैं आपको हर चीज बताऊंगा, हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ होता है, कैसे यूज करते हैं, क्या करना होता है, ईच एंड एवरी पॉइंट। सो डोंट वरी, पहले फिनिश करने दो हमें इसको, और फिर एंड में मैं ये भी बताऊंगा कैसे क्वेश्चंस में उसको यूज करें। सबने कॉपी कर लिया? वेट सर। हर चीज आप अच्छे से लिखिएगा। ये हाइपर कॉन्जुगेशन के नोट्स बहुत अच्छे से बनाइए। एक नया कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग जब यूज करेंगे तो ये नहीं होना चाहिए कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम आ गई फिर। डन सर। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ कहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है, क्या क्या जगह पर हमको हाइपर कॉन्जुगेशन की रिक्वायरमेंट होगी। तो मेनली तीन जगह पर हमने हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ना है। एक, कार्बोकेटायन, जहां से हमने शुरुआत की आज। कार्बोकेटायन में हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है। कार्बे कार्बेनायन में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता, फ्री रेडिकल्स में हो सकता। क्यों बोल रहा हूँ वो भी आपको पता चलेगा। पॉसिबिलिटी है, जरूरी नहीं कि हो ही। कार्बेनायन में तो होगा ही नहीं, ठीक है। और तीसरा जो है वो है डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाला केस। मेनली डबल बॉन्ड में डील करते हैं, बट फिर भी दोनों अनसैचुरेटेड हो सकता है, या बेंजीन भी हो सकता है ना। ठीक है, मेनली हम लोग इसको करेंगे। बाकी केसेस भी बनते हैं। और चाहिए तो यहाँ पर आप हाईलाइट कर सकते हैं, नो हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बेनायन। इसको एकदम हाईलाइट करके ऊपर लिख दो, ताकि कोई झंझट ही नहीं हो आपको। कार्बेनायन में गलती से भी हाइपर कॉन्जुगेशन ना सोच लें आप लोग। अभी हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए क्या है, कार्बोकेटायन क्या होता है, एक सी पे प्लस होता है, यहाँ उसके बॉन्ड्स होते हैं, यहाँ एक कार्बन है। इट हैज बीन फाउंड इफ कार्बोकेटायन इज हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। कौन सा हाइड्रोजन? अल्फा हाइड्रोजन। व्हाट इज अल्फा हाइड्रोजन? हाइड्रोजन atom attached to the carbon, that carbon which is directly connected with C plus. Similarly, free radical में odd electron वाला carbon will be connected to another carbon if that carbon is having hydrogen, इसको भी बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। और डबल बॉन्ड वाले केस में क्या होगा, एक कोई डबल बॉन्ड आप चूज कर लो, यहाँ पूरा का पूरा डबल बॉन्ड एक सिस्टम है, इससे कनेक्टेड एक कार्बन, that is alpha carbon. If that carbon is having hydrogen, you will say yes, there is hyperconjugation. क्या इतनी चीज सबको समझ में आई कि हाइपर कॉन्जुगेशन के तीन केसेस हमने लिए। तीनों में हाइपर कॉन्जुगेशन तब हो रहा है जब उनके पास कौन सा हाइड्रोजन अवेलेबल है, अल्फा एच। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। अब हाइपर कॉन्जुगेशन है क्या एक्चुअली में? तो अगर मैं तुमसे पूछूं या इन्हीं तीन केसेस में क्यों बनता है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। तो एक कॉमन सी चीज तुम्हें थोड़ी बहुत तो नजर आ ही रही होगी। अब sp2 का मतलब ट्राइगोनल प्लेनर,
ट्रायगोनल प्लेनर अगर मैं ड्रॉ कर दूं यहाँ पर, तो इट विल बी लाइक कार्बन, इसके 2 ऑर्बिटल इधर हैं और जो अपना बॉन्ड बना रहे होंगे, और एक ऑर्बिटल इधर है, फिर ये कनेक्टेड है कार्बन से जिसके पास हाइड्रोजन है, अल्फा वाला, ऐसा। और ये जो कार्बन है इसका एक एम्प्टी ऑर्बिटल भी है, बिकॉज वो कार्बोकेटायन वाली कैटेगरी में आता है, एम्प्टी ऑर्बिटल, ऐसा। इस वाले केस में अगर ड्रॉ करोगे तो फिर से फ्री रेडिकल कैसा स्ट्रक्चर या शेप बोलोगे, वो भी सेम मैनर में आप दिखाओगे, इधर आएगा, सेम मैनर, कोई डिफरेंस मैंने नहीं दिखाया इधर। अब इसके पास जो 4th ऑर्बिटल है उसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन है, ठीक। इस वाले में आओगे सेम मैनर में, इनका अपना डबल बॉन्ड का सिस्टम है, इनके पास अपना पाई इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम ये, और ये कनेक्टेड है कार्बन से जिसके पास H है, अल्फा H। ये मैंने तीनों ड्रॉ कर दिए। अब जो साइंटिफिक थियरी है, जो एक्सप्लेनेशन है किसी भी उसके लिए, वो ये है कि पहले मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ जो एक्चुअल है, उसके बाद मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला बताऊंगा। ज्यादातर लोग वही याद रखते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, डिफिकल्ट है जो मैं बता रहा हूँ अभी। अगर ये समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इस पार्ट को इग्नोर भी कर सकते हैं, केवल नोट्स में कॉपी कर लेना। फिर मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली स्टाइल भी सिखाऊंगा, वो आसान है और उसी से सब कुछ सॉल्व भी होता है। इट हैज बीन फाउंड कि व्हेनेवर ये जो CH वाला दिख रहा है, ये इसका अगर जो ऑर्बिटल है और ये जो एम्प्टी ऑर्बिटल है, ये अगर एक प्लेन में आ गए तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डीलोकेलाइज होते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन्स? अल्फा CH इलेक्ट्रॉन्स डीलोकेलाइज होते हैं, अल्फा CH इलेक्ट्रॉन्स। और अल्फा CH के पास कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि ये रेजोनेंस जैसा कुछ डीलोकेलाइजेशन तो है, बट व्हाट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो डीलोकेलाइज हो रहे हैं यहाँ पर, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जा रहे हैं और किसको मिल रहे हैं? ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर एम्प्टी ऑर्बिटल, उसको मिल रहा है। और ये एम्प्टी ऑर्बिटल यहाँ कार्बोकेटायन का कौन सा है? p ऑर्बिटल। और ये कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। इसीलिए हम लोग इसको कई बार बोलते हैं सिग्मा p कॉन्जुगेशन। क्या बोलते हैं? सिग्मा p कॉन्जुगेशन या हाइपर कॉन्जुगेशन। देखो कॉन्जुगेशन वर्ड रेजोनेंस में भी था, राइट? इसमें भी आपको वैसे ही मिल रहा है, खाली मैं नाम आपको बता रहा हूँ। तो व्हाट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व्ड? सिग्मा वाले इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड है। रेजोनेंस में कहीं पर भी सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व नहीं था। सो हाइपर कॉन्जुगेशन इज केस जहां पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है। और कौन से सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है? अल्फा CH। बिलीव मी, अगर इतना आपने याद रखा तो आपको बाकी केसेस में भी इजी होगा, बिकॉज सब में वही इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, इसमें भी वही अल्फा CH इन्वॉल्व है, राइट? तो इसमें भी अल्फा CH, और इसमें भी कौन सा ऑर्बिटल है जो इन्वॉल्व है सिग्मा के साथ? ये p वाला, यानी इसका भी नाम है सिग्मा p कॉन्जुगेशन। ये एल्काइल रेडिकल है। किसी ने वीडियो ऑन किया है क्या? बेटा बंद करो, डिस्टर्ब कर रहे हो आप क्लास को। चलिए इसमें भी आते हैं। इस वाले में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सिग्मा वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो पाई शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पाई है, ये p था, ये p था, तो और ये सिग्मा है। तो बताइए इस वाले को कौन सा कॉन्जुगेशन बोलेंगे? कैन यू गेस? बताइए फटाफट, एनीबॉडी? सिग्मा बाय। बस कितना सिंपल सा, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन।
ऐसे कई बार नाम भी पूछ सकते हैं आपसे कि इन दिस टाइप ऑफ कंपाउंड व्हाट टाइप ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इज इन्वॉल्व, सिग्मा पी या सिग्मा पाई। ठीक है, तो ये बेसिक सी नॉलेज मैंने आपको दी, जिसमें डीलोकेलाइजेशन दिखाया है मैंने आपको। क्या दिखाया है? डीलोकेलाइजेशन। और किन ऑर्बिटल्स के बीच में वो डीलोकेलाइजेशन है? एक में सिग्मा पी कार्बोकेटायन, एक में सिग्मा पी पी एम्प्टी हाफ फील्ड वाला है, दैट इज एल्काइल रेडिकल, एंड थर्ड वन इज सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। ये आप कॉपी कर लो, ये बेसिक सी कॉन्सेप्ट है, यही एक्चुअली में है। इसके बाद अब प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली स्टाइल से भी मैं आपको बताऊंगा। डन। 1 minute, sir. Have you all copied? Yes, sir. Yes, sir, done.
एक नोट लिखिएगा, जितना भी अभी तक हमने डिस्कशन किया है उसको एक नोट में हम कंक्लूड कर देते हैं. प्लीज राइट. when a system containing unsaturated carbon, when a system containing unsaturated carbon, आप अगर ध्यान से हर चीज देखोगे तो ये 100% आपको समझ में आएगा. लेकिन अगर आप रैंडम मैनर में थोड़ी थोड़ी देर में कुछ करोगे, होश आएगा तो आपको कंफ्यूजन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा. When a system containing unsaturated carbon, in the bracket you can write sp2 और sp. ठीक है, हम लोगों ने देखो तीनों एग्जांपल sp2 और एल्कीन लिया तो sp2 है. अगर एल्काइन ले लेते तो sp हो जाता. sp2 और sp. एग्जांपल भी यहाँ लिख लो. एल्काइल कैटायन, एल्काइल फ्री रेडिकल, एल्कीन, एटसेट्रा. attached to a saturated carbon, attached to a saturated carbon containing at least one hydrogen atom, containing at least one hydrogen atom. Then sigma bonding electrons of alpha CH bond get delocalized with vacant orbital or half-filled orbital. देखिए लाइन से जा रहे हैं हम लोग. वेकेंट ऑर्बिटल ये था, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ये था, वेकेंट ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, और सबसे इंटरेस्टिंग है, और पाई नहीं लिखेंगे, पाई स्टार लिखेंगे. अगर आपको थोड़ा बहुत भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी याद हो तो उसमें आपने देखा होगा कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जनरेट करते हैं. कैन यू रिकॉल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी केमिकल बॉन्डिंग का, याद है? यस सर. तो जब भी यहाँ पर जैसे कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, है ना, और वो बॉन्ड बना रहे हैं और बॉन्ड पाई है, तो वो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी है उसमें एक पाई होगा और एक पाई स्टार होगा. ठीक है, अब ये तो बॉन्ड बना रहे हैं तो इनके इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्डिंग है, तो ये बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल में चला गया. राइट, तो बताओ एम्प्टी ऑर्बिटल कौन सा है? एंटी बॉन्डिंग. गाइस क्लियर है चीज? इसका मतलब है कि जो CH इलेक्ट्रॉन्स आप बता रहे हो ना, वो किसके साथ डीलोकलाइज होंगे? क्या वो पाई जो कि फील्ड है उसके साथ डीलोकलाइज हो सकते हैं क्या? उसके पास तो जगह ही नहीं है. यानी यहाँ कौन सा आपको लेना पड़ेगा? पाई स्टार. तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? सिग्मा पाई स्टार का. ये क्लियर है? ये कैसे पाई स्टार मैंने लिखा हुआ है? यस सर. यस सर. तो अब यहाँ पर आप लिख लीजिए पाई स्टार ऑफ unsaturated hydrocarbon. Stop. This special
delocalization is called, this special delocalization is called hyperconjugation. Hyperconjugation. Full stop. Hyperconjugation imparts stability to alkyl cation, alkyl free radical, alkene, etc. गाइस, एक बार आप फटाफट जरा इनको नोट को एक बार गो थ्रू कर लो, और जितना भी हमने अभी तक पढ़ा वो नोट में आ गया है। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन तो आप बताओ। सर अनसैचुरेटेड कार्बन। अनसैचुरेटेड कार्बन, हाँ स्टार्टिंग में है तो वो सर। बोलो। सर उसका मतलब क्या है अनसैचुरेटेड कार्बन? अनसैचुरेटेड का मतलब है जैसे डबल बॉन्ड का कार्बन, ये तीनों एग्जांपल तो लिखे हैं सामने बेटा। sp2 बॉन्ड वाला जो कार्बन होता है या sp बॉन्ड वाला कार्बन होगा वो अनसैचुरेटेड होगा। अगर सैचुरेटेड वाला कार्बन होगा तो sp3 वाला होगा। नहीं समझे? जैसे मीथेन ले लो, मीथेन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3, सैचुरेटेड कार्बन है ये। क्लियर? सर ऐसे। हाँ, और बोलो, और किसी को कोई कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? रीड कर लो अच्छे से नोट को। हाँ, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली स्टाइल से सिखाऊंगा। ये बेसिक नॉलेज है हाइपर कॉन्जुगेशन का। जैसे आप रेजोनेंस भी रिकॉल करो तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, रेजोनेंस कैसे आया था पिक्चर में, वैसे ही यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन है। चल नाउ पहला हेडिंग हम लोग अब डालेंगे इसी हाइपर कॉन्जुगेशन में। लिखेगा हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्काइल कार्बोकैटायन। हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्काइल कार्बोकैटायन। हाइपर कॉन्जुगेशन एल्काइल कार्बोकैटायन। एक एग्जांपल ले लेते हैं। HCHH CH2+. Guys, can you check and let me know how many alpha H this carbocation has? 3. 3 alpha H. Very good. ये जो स्ट्रक्चर आपको दिया है ना, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल स्ट्रक्चर। प्रिंसिपल स्ट्रक्चर। अब ये कोई भी एक आप उठा लो, एक टाइम पर एक ही करा रहे हैं हम लोग,
तो ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है ये एम्प्टी ऑर्बिटल को ऐसे देगा जैसे कि वहां पाई वाला होता था, यहाँ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसका जो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा, अनटच्ड अनटच्ड, ये दो अनटच्ड बॉन्ड थे, ये दो इलेक्ट्रॉन जब इसके बीच में ड्रॉप होगा तो यहाँ एक्स्ट्रा बॉन्ड क्रिएट होगा और इसका प्लस खत्म हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन को कुछ नहीं मिल रहा है, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस आ जाएगा। ठीक है, और ध्यान से देखो इस H प्लस और इस C के बीच में कोई बॉन्ड तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा होगा, राइट। ये जो बिना बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर लिखा हुआ है इसको बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, याद रखना ये इमेजिनरी स्ट्रक्चर है। रेजोनेंस, जिस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स थे, वैसी हाइपर कॉन्जुगेटिव भी इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स हैं। वी यूज दिस कॉन्सेप्ट ओनली टू एक्सप्लेन फ्यू फैक्ट्स, जैसे स्टेबिलिटी है, राइट। तो ये एक इमेजिनरी स्ट्रक्चर है और यहाँ पर तुम्हें कोई बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन डीलोकेलाइजेशन हो रहा है जैसे रेजोनेंस में होता था। तो इसीलिए हम इसको बोल देते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस, क्योंकि इसमें ऐसा स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है जिसमें कोई बॉन्ड ही नहीं है। नो बॉन्ड रेजोनेंस इसको बोलते हैं। यही हाइपर कॉन्जुगेशन का एक और नाम है। हाइपर कॉन्जुगेशन का एक दूसरा नाम क्या है? नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्या ये समझ में आया? अब अगर तुमसे कोई बोले कि ये वाला इन्वॉल्व है, तो फिर आप एक दूसरा स्ट्रक्चर बना दोगे इसी तरह से, H, यहाँ प्लस आएगा, ये अनटच्ड अनटच्ड, यहाँ डबल बॉन्ड CH2। फिर अगर किसी ने बोला ये वाला इन्वॉल्व है, अगर ये वाला इन्वॉल्व है तो एक तीसरा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन जाएगा, अनटच्ड untouched, and this is the no bond resonant hyper conjugative structure। ये आपका कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर दे रहा है यहाँ पर? 3। ये जो H प्लस है इसको हाइपर कॉन्जुगेट बोलते हैं, तो आप बोल सकते हैं 3 हाइपर कॉन्जुगेट। इनको हम लोग बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। तो 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। याद है मैंने आपको कुछ बुक्स भी भेजी थी PDF फॉर्म में। हाइपर कॉन्जुगेशन बहुत अच्छे से दिया हुआ है, बुक का नाम है सोलोमन। तो अगर कभी आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ रिफर करना चाहिए स्टैंडर्ड बुक में, तो आप सोलोमन कभी ऐसी 1-2 घंटे के लिए रीड कर सकते हैं। कौन सा पार्ट? हाइपर कॉन्जुगेशन। आप उसमें जाइएगा इंडेक्स में तो आपको मिल जाएगा हाइपर कॉन्जुगेशन, एंड फ्रॉम देयर यू कैन रीड। बहुत अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है। बट मेरे नोट्स में आपको वो वाली चीजें भी मिलेंगी जो उसमें दी हैं, उसके अलावा दूसरे बुक्स से भी मिला हो। बट सारा आप पढ़ नहीं सकते हो, लेकिन अगर आप पढ़ने का मन करता है तो सोलोमन में बहुत अच्छा सा दिया हुआ है, ठीक है। इतना पहले आप कॉपी कर लो। If you have any confusion, you please use your mic and ask.
सर यस बिल्कुल। सर इसमें ये प्रोटॉन मतलब ऐसा रिलीज होता रहता है क्या? रिलीज नहीं होता है, आपने लाइन सुनी नहीं। दीज आर इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स। हम इन स्ट्रक्चर्स की हेल्प लेकर के कुछ फैक्ट्स को एक्सप्लेन करते हैं। एक्चुअली में ये कोई भी स्ट्रक्चर जो है, जैसे रेजोनेंस में हमने बोला था कि नो स्ट्रक्चर इज एक्चुअल स्ट्रक्चर, उसी तरह से ये भी है, इसलिए तो इसका नाम है नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो ये कोई ऐसा नहीं कि प्रोटॉन रिलीज हो गया है, कुछ है। ये यहाँ पर केवल ये दिखाया जा रहा है। अब ये स्ट्रक्चर्स बनाए भी नहीं जाते, कभी भी तुम इन पेपर्स पे इन स्ट्रक्चर्स नहीं देखोगे, क्योंकि इनकी स्टेबिलिटी बहुत ही खराब है, समझे ना। बाकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में तो स्टेबिलिटी ठीक ठाक भी थी, यहाँ तो बॉन्ड ही गायब दिख रहा है। इसका मतलब इनकी स्टेबिलिटी बहुत ही खराब है। लेकिन ये सारे के सारे इमेजिनरी स्ट्रक्चर है, तो इसको कभी ये मत सोच लेना कि प्रोटॉन रिलीज हो गया और भाग गया कहीं पर। ओके सर। सबने कॉपी कर लिया? यस सर। Now you write hyperconjugation in alkyl free radical. किसी ने पूछा है कि सर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एंड नंबर ऑफ हाइपरकंजुगेटिव स्ट्रक्चर सेम? यस, वही मैंने अभी लिखा था। देखिए, हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्काइल फ्री रेडिकल। इसमें भी सबसे पहले प्रिंसिपल स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है। प्रिंसिपल स्ट्रक्चर क्या है? ये प्रिंसिपल स्ट्रक्चर है। अब इसमें भी 3 अल्फा एच दिख रहे हैं, तो इसमें भी आप 3 हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। बट यहाँ खास बात क्या है कि ये जो कार्बन दिख रहा है ना, इसके पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन है। अब अगर तुम इसको कुछ देना भी चाहते हो तो ये एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा ले ही नहीं सकता, यानी आउट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स आप केवल एक ही इलेक्ट्रॉन इसको दोगे, इससे यहाँ पर एक बॉन्ड एक्स्ट्रा आएगा, और जो ऊपर वाला हाइड्रोजन है वो ऑड इलेक्ट्रॉन के साथ ऐसे हो जाएगा। इसको डीलोकलाइजेशन क्यों बोल रहे हैं? वो इसलिए बोल रहे हैं कि जो ऑड इलेक्ट्रॉन कभी कार्बन पे था वो एच पे चला गया, तो डीलोकलाइज हो गया ना। इट इज लाइक कि तुम्हारे हाथ में बॉल है और तुम 4-5 फ्रेंड्स किसी ग्राउंड में हो, कभी बॉल तुम्हारे हाथ में, कभी किसी और के हाथ में, उसको डीलोकलाइजेशन बोल रहे हैं, किसी एक के पास है ही नहीं। गेटिंग दिस पॉइंट? तो मान लीजिए कोई आउटसाइडर आया जो तुम्हारी टीम में नहीं है और वो तुमसे बॉल छीनना चाहता है, तो छीन पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि बॉल किसी एक के पास है ही नहीं। वो जैसे किसी के पास जाता है वो बॉल किसी और के पास चली जाती है। तो डीलोकलाइजेशन से सिस्टम स्टेबलाइज हो जाता है। तो वही चीज यहाँ पर हो रही है, फ्री रेडिकल स्टेबलाइज हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस हाइपर कॉन्जुगेशन। इसी तरह से आप एक और हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर दिखा सकते हो। जो अनटच्ड है उनको ऐसे ही बना दो। इसी तरह से एक और। इज इट क्लियर टू ऑल स्टूडेंट्स? यस सर। फटाफट इसको आप कॉपी कर लो। सर हाइड्रोजन पे ऑड इलेक्ट्रॉन क्यों है? हाइड्रोजन पे ऑड इलेक्ट्रॉन आया बिकॉज हाइड्रोजन जिस पहले जो प्रिंसिपल स्ट्रक्चर था उसमें वो एक सिग्मा बॉन्ड के साथ कनेक्टेड था, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स थे उस बॉन्ड में। हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक जो इलेक्ट्रॉन है वो तुमने इस कार्बन को दिया जिस
पास पहले से एक ही इलेक्ट्रॉन था, तो यहाँ एक बॉन्ड आ गया और इस हाइड्रोजन को एक बॉन्ड दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो उसके पास जो एक इलेक्ट्रॉन आया उसको हम लोग ऑड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो जिनको थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन हो, केवल इसको इस तरह से याद रखें कि हम लोग एक तरीके से हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर रहे हैं, और वो तरीका यहाँ पर क्या है कि हम लोग बॉन्ड को होमोलिटिकली ब्रेक करते हैं और एक H को इलेक्ट्रॉन देते हैं और एक कार्बन को, फिर कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बना देता है, और इस तरह से आपको नया हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर मिल जाएगा। Have you copied? यस सर। ये भी हो गया। अब आप लिखिएगा हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन्स, या फिर एक छोटा सा नोट लिखिएगा एक, बिफोर आई गिव यू हाइपर कॉन्जुगेशन फॉर एल्कीन्स। आप एक छोटा सा नोट लिखिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है नोट, बट फिर भी लिख कर रखो। टाइप ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, टाइप ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन in which type of hyperconjugation in which hyperconjugative structures in which hyperconjugative structures have the same number of covalent bonds, same number of covalent bonds as that in the principal structure, as that in the principal structure, is known as isovalent hyperconjugation, known as isovalent hyperconjugation, isovalent hyperconjugation. Example, alkyl carbocation and alkyl free radical. Alkyl carbocation and alkyl free radical. इतना इंपॉर्टेंट नोट नहीं है, बट आप लिख कर रखिए, और कुछ इसमें ज्यादा खास नहीं है। आप चेक भी कर लोगे तो पता चल जाएगा। देखो 1 2 3, 3 आपको यहाँ 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6, पूरे बॉन्ड्स इक्वल है, इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, आइसोवैलेंट। अब आते हैं उस पे, हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन। मैं लिखा रहा हूं एल्कीन्स, बट सेम मैनर में यू कैन एक्सप्लेन फॉर एल्काइंस। एक प्रिंसिपल स्ट्रक्चर ले लेते हैं, दिस इज द प्रिंसिपल स्ट्रक्चर। नाउ वी ऑल नो कि CH बॉन्ड पार्टिसिपेट करेगा, तो अब यहाँ पर अगर ये इलेक्ट्रॉन्स देगा तो कार्बन तो पेंटावैलेंट हो जाएगा, इस चक्कर में ये पाई बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। तो इसका जो हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर होगा वो ऐसा दिखेगा।
ये है इसका हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर। इसी तरह से कोई और CH बॉन्ड अगर इन्वॉल्व होगा, कोई दूसरा अल्फा CH, तो वो भी आप लिख सकते हो। जो अनटच्ड है उनको ऐसे आप कॉपी कर दो। हर बार लिखने का स्टाइल वही है, जो काम आप एक में करते हो वही बाकी सब में भी करना है। यहाँ पर भी नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर्स देखो वैसे ही बन रहे हैं ना, इसको भी कॉपी कर लो। सर सर वो CH और CH2 के बीच में का बॉन्ड क्यों हटाया, मतलब वहां से? नहीं हटाओगे तो कार्बन पेंटावेलेंट दिखेगा बेटा। 1 2 3 4 5 हो तो जाता है ना। सर हम कभी हाइड्रोजन भी भी तो हटा इलेक्ट्रॉन्स का सकते हैं ना? क्या हटा देते? हाइड्रोजन नहीं नहीं, सी के यहाँ तो साथ। सिग्मा पाई वाला कॉन्जुगेशन है ना, नाम ही तुमने शुरू में लिख रखा है। कहाँ गया ये? तो पाई के साथ ही तो इन्वॉल्वमेंट होगा। हाँ ये सर, ओके समझा। Have you all copied? Yes, sir. यहाँ भी एक छोटा सा नोट लिखिएगा। Since the ionic form can only be written since the ionic form सर आपकी आवाज नहीं आ रही। am I audible? Yes, sir. अभी audible. Now you're audible. Since the ionic form can only be written by sacrificing a covalent bond. A covalent bond this type of hyperconjugation is known as sacrificial hyperconjugation. Guys, if you compare this with the hyperconjugation in कार्बोकेटॉन और एल्काइल रेडिकल, आप देखोगे यहाँ पर बॉन्ड जो है हाइपरकॉन्जुगेट स्ट्रक्चर में कम हो गया है, लेकिन प्रीवियस 2 केसेस में कम नहीं हुआ था।
डन? यस सर। यस सर। गाइस ये हो गया हाइपर कॉन्जुगेशन इस केस का। याद है आपको मैंने जो CH3 ग्रुप है या एल्काइल ग्रुप है ये ऑर्थो और पैरा पे इफेक्ट दिखाता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग वाला, ऐसा बताया था मैंने। और इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, फिर भी इसका इफेक्ट कहां पर विजिबल होता है? ऑर्थो एंड पैरा पे मैक्सिमम इफेक्ट विजिबल होता है। इसके पास कोई भी क्या नहीं है, लोन पेयर। लोन पेयर होता तो आप बेंजीन के साथ रेजोनेंस दिखा करके दिखा सकते थे, ऑर्थो पैरा और मेटा अनअफेक्टेड करके दिखा सकते थे। बट ऑर्थो पैरा पे इंडक्टिव से इफेक्ट कैसे होगा? वो तो सब में वैसा रहता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट, यानी ऑर्थो पे ज्यादा, फिर मेटा पे, फिर पैरा पे। हाउ कैन यू से इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग जो इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट जो है वो ऑर्थो एंड पैरा पे इक्वल है और मेटा पे नहीं है? हाउ विल वी एक्सप्लेन दिस पार्ट? तो उसका आंसर है हाइपर कॉन्जुगेशन, यानी कि हम इसका जो इफेक्ट है रिलीजिंग पावर वो किसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये एक स्पेशल एग्जांपल है जिसमें CH3 यानी एल्काइल ग्रुप इज कनेक्टेड टू बेंजीन रिंग। अभी आप देखो, इफ आई ड्रॉ दिस और बिना कुछ ज्यादा दिमाग लगाए जस्ट फोकस ऑन दिस पार्ट, क्या तुम देख पा रहे हो? थोड़ी देर पहले जो हाइपर कॉन्जुगेशन एल्कीन के लिए किया था वही यहाँ पर विजिबल है। एक C डबल बॉन्ड C है, उसके साथ कनेक्टेड अल्फा CH। कैन यू सी? यस सर। यस सर। यस सर। तो अगर मैं इसका हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर लिखूं तो इट विल बी लाइक दिस। ये वाला जो CH इलेक्ट्रॉन है ये आप ऐसे आगे बढ़ाओगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड दिखेगा, यहाँ पर अनटच्ड और ये नो बॉन्ड। क्लियर है ये चीज? हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर। यस सर। आप यस इसका सर। दूसरा हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आप इसका दूसरा हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर ये दिखा सकते हो लाइक दिस। आप इसका एक और हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर भी दिखा सकते हो। लेकिन कहानी उसके बाद बड़ी इंटरेस्टिंग है। व्हाट इज दैट? सी, लोन पेयर सिंगल डबल बॉन्ड। कैन यू सी रेजोनेंस नाउ? यस सर। यस यानी सर। एक हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद इसमें आपको रेजोनेंस मिल जाता है। इसीलिए तो एल्काइल ग्रुप के लिए हम बोलते हैं कि हाँ ये रेजोनेंस इफेक्ट दिखाता है। और रेजोनेंस इफेक्ट केवल कहां पर वैलिड होता है? ऑर्थो एंड पैरा पे। मेटा पे अनअफेक्टेड है, वो यहाँ विजिबल है। देखो मेटा पे पहुंचा ही नहीं माइनस चार्ज। ध्यान से देखो आप सब, क्लियरली आपको देखो यहाँ पर पैरा पे आ गया। फर्दर आप लिखोगे तो यही माइनस उठ करके वापस ऑर्थो पे चला गया। मेटा पोजीशन तो अनटच्ड है। इज इट क्लियर? यस सर। हाँ, आप चाहेंगे तो आप इसको वापस बना सकते हो, मतलब इसका जो प्रिंसिपल स्ट्रक्चर है वापस मिल जाएगा, खाली बेंजीन रिंग के बॉन्ड्स घूम गए। तो इस तरह से आपने एक सीक्वेंस में बनाया, इस तरह दूसरे सीक्वेंस में बनेगा, इसी तरह तीसरे सीक्वेंस में बन सकता है। ठीक है, इसको कॉपी कर लो आप।
Have you all copied? 1 minute, sir. 1 minute, sir. 1 minute, sir. Okay. Done? Yes, sir. Now, if I ask you one example as this, one example as this, one example as this, देखकर बस बता सकते हो कि सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन किसके पास है? सर पहले वाले के पास। सबसे ज्यादा अल्फा एच किसके पास है? पहले वाले के पास। First one. हाँ, ये आप ध्यान रखना, नहीं तो कई बार बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, वो गलती से इन हाइड्रोजन्स को काउंट कर लेते हैं 333, उनको लगता है कि यहाँ पर 9 मिल रहा है और यहाँ पर केवल 3 है। आप कंफ्यूज मत होना, अल्फा एच जो होता है वो कार्बन से कनेक्टेड एच है जो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड हो, राइट? तो इससे यहाँ 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड है, 1 2 3, यहाँ पर ओनली 2, यहाँ पर ओनली 1, यहाँ पर 0। ये बताइए किस केस में सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर होगा? यानी ये जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर हाइपर कॉन्जुगेशन से निकलेगी। किसमें सबसे ज्यादा पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग की? क्योंकि इसमें 3 एच हटा करके इलेक्ट्रॉन्स अंदर डालोगे ना, इसमें केवल 2 ही एच हटाकर डाला जा सकता है, इसमें 1 ही एच है। इसका मतलब अगर तुमको यहाँ पर लिखना हो कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन रिंग, उसका अगर ऑर्डर लिखना होगा, देन व्हाट विल बी द ऑर्डर? इज इट क्लियर जो मैंने लिखा? यस सर। Yes, sir. अगर इंडक्टिव से सोचते तो तुमको इसका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर सबसे ज्यादा लगता, बट इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है, whenever alkyl group is connected to benzene ring, electron releasing power of alkyl is decided by हाइपर कॉन्जुगेशन। भूलना नहीं है ये चीज, ये बहुत ही स्पेशल नोट है,
हाईलाइट करके इसको रखिए, कॉपी कर लो। ये सब जो हाइपर कॉन्जुगेशन, इसको कई बार हम लोग बेकर नाथन इफेक्ट भी बोलते हैं। ऐसे ही मतलब ये कभी पूछते तो नहीं है, बट अगर कोई तुम्हें परेशान करने के लिए ऐसे ही नाम बोल देगा तो बस उसके लिए आप लिख कर रखिएगा। डन। 1 minute sir. 1 minute. Done, sir. डन। चलिए, ये सब हाइपर कॉन्जुगेशन था जो फिनिश हो गया। इसका एप्लीकेशन हम लोग करेंगे, बट एक छोटी सी चीज और है, वो आज फिनिश कर लेते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एप्लीकेशंस करेंगे। अब एप्लीकेशन का मतलब होगा नॉट ओनली हाइपर कॉन्जुगेशन, वट एवर कॉन्सेप्ट्स वी हैव स्टडीड, सबका मिक्स्ड एप्लीकेशन है, बट हम लोग का मेन हेडिंग वाला जो रहेगा वो हाइपर कॉन्जुगेशन वाला रहेगा। हमने देखो इंडक्टिव के टाइम पे भी एप्लीकेशन वाला पार्ट किया, रेजोनेंस के टाइम पे भी एप्लीकेशन वाला पार्ट किया, अब हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद फिर से एप्लीकेशन वाला पार्ट करेंगे, लेकिन अब ज्यादा डिटेलिंग होगी, ठीक है ना, बिकॉज वी आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ इंडक्टिव एंड रेजोनेंस, एंड वन मोर कॉन्सेप्ट वी विल ऐड, हाइपर कॉन्जुगेशन। एक छोटी सी पॉइंट यहाँ पर लिख कर रखना है, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन नाम से ही पता चलता है, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, that means flow of electrons is in the opposite direction. What can we say? Flow of electrons is in opposite direction. This reverse hyperconjugation is when carbon is connected to strong electronegative elements like Cl and F। और हमें कोई ज्यादा टेंशन नहीं लगना, हमको दो ही केसेस स्टडी करने होते हैं, एक CCl3 वाला और एक CF3 वाला। तो बहुत इसको मत ज्यादा टेंशन लेना, क्योंकि इसका कोई बहुत डिटेलिंग नहीं है सिलेबस वाइज। कई बार कोचिंग क्लासेस वाले पेपर्स में आ जाता है, तो आपको कोई परेशान ना कर दे, इसलिए पढ़ना जरूरी है। अब इसमें जैसे मान लीजिए कि CH3 आपने कनेक्ट किया था बेंजीन के साथ, अब हम लोग क्या कनेक्ट करेंगे, CCl3। CH3 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा था, ये इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करेगा, मतलब इसमें ऐसा चलेगा कि ये ऐसा और यहाँ पर ये इस तरह से। तो अगर इसका तुम हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर दिखाओगे
तो इट विल बी लाइक दिस, यहाँ प्लस आ जाएगा अंदर, ये ऐसा बन जाएगा, इसको बोलेंगे हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। ये रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर जो पाई है वो तो नॉर्मल वाला होगा, और सिग्मा जहां पर इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं वो इस बार स्टार वाला होगा। ये उल्टा प्रोसेस हो गया, इसको भी आप कॉपी कर लेना। इसकी ज्यादा अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, जब कोई क्वेश्चन आएगा तो हम लोग ज्यादा डिटेलिंग में इसको करेंगे। अभी के लिए कितना कॉपी कर लो, दैट इज इनफ। डन। यस सर। यस सर। गाइस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एप्लीकेशन करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन का, एंड विल स्टार्ट विद स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, जहां से ये स्टार्ट किया था हमने, ठीक है। ओके सर।